नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे कि क्यों डरती है भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी से। जी हाँ, बड़ा अजीब सा लगता है सुन करके कि राहुल गांधी का डर भाजपा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कहीं ना कहीं सताता है। ये किस प्रकार का डर है? इस तरीके की टेंडेंसी तब से देखी जा रही है जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली है। उससे पहले आपको मालूम है कि किस तरह राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह करके रन डाउन किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था और एक आम धारणा भी बन गई थी कि हाँ, वो वाकई में पप्पू ही है और कुछ किसी काम के लायक नहीं। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी एक तरीके से रीइन्वेंट होकर के लोगों के सामने आए और एक नई पर्सनालिटी क्रिएट हुई और तभी से ऐसा दिखता है कि भाजपा वाले बहुत विचलित हैं और कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी को टारगेट करते रहते हैं। आपने देखा है कि किस तरह से एक डेफेमेशन का केस बनाया गया, पॉलिटिकल स्पीच में से उसको ट्विस्ट करके उसका डेफेमेशन बना दिया और गुजरात के एक व्यक्ति ने उस मामले को टेकअप किया और फिर गुजरात के कोर्ट से क्या होना था, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, उनका कन्विक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जब मामला हाई कोर्ट गया, राहुल गांधी ने अपील करी, इससे पहले सेशंस कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, दोनों से कुछ नहीं रिलीफ मिला और बल्कि हाई कोर्ट ने तो एक कदम आगे जाकर के काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया राहुल गांधी के उस बिहेवियर को और ऐसा कहा जैसे कि बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और इसमें तो मैक्सिमम पनिशमेंट होनी ही चाहिए थी। तो ये सारी बातें जो हैं चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी की SLP लगी हुई है, इसके खिलाफ वहाँ क्या होता है ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनली इस पे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले शायद किसी भी केस में डेफेमेशन के मामले में किसी को मैक्सिमम सजा दो, क्योंकि 2 साल की है, वो नहीं दी गई है। ये बताया जाता है कि कहीं पे भी इस तरीके का मामला नहीं हुआ है। लेकिन इसमें तो 2 साल की सज़ा दे करके उन्होंने खाली 2 साल की सज़ा नहीं दी है। 2 साल की सज़ा दे लेने से जो पार्लियामेंट की मेंबरशिप है वो रद्द हो जाती है और राहुल गांधी की मेंबरशिप रद्द हो गई। मेंबरशिप भी रद्द हो गई, उनको घर से भी निकाल दिया गया, जो क्योंकि जाहिर है घर का एंटाइटलमेंट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो अब वो शीला दीक्षित के घर में रह रहे हैं। ये बातें अलग हैं, लेकिन अभी उसके बाद जब से राहुल गांधी के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं दिखा, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गए, जो शायद बीजेपी सोच रही थी कि डरा धमका करके और इस तरीके की कार्रवाई करके ये हो जाए कि राहुल गांधी जाकर के किसी कोने में बैठ जाएं और गिव अप कर दें। लेकिन राहुल गांधी ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने जो पूरी एक्सरसाइज शुरू करी और इनिशिएटिव लिया कि विपक्ष की एकता बने और उसमें उनको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में एक मीटिंग हुई। इससे पहले जून 23 को पटना में हुई थी पहली विपक्ष की एकता की मीटिंग। अब बेंगलोर वाली मीटिंग में, जो कि आप सोचिए कि 1 महीने से कम में रखी गई बात, उसमें 26 अपोजिशन पार्टीज जमा हो गई, यानी कि 11 का इजाफा हो गया और 26 अपोजिशन पार्टीज का इकट्ठा होना जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि वहाँ मीटिंग वो हवा हवाई नहीं थी। वहाँ सबने अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सिंक करके और एकजुट होकर के सामने आके लड़ने की बात करी 2024 में, जो कि एक माना जाता है कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह विपक्ष बिखर करके विपक्ष ने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लिया था। नतीजा ये कि बीजेपी हावी थी। अब क्या होगा, वेदर हावी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये तो 2024 का चुनाव बताएगा। लेकिन फिलहाल
जिस डायरेक्शन में ये कदम उठे हैं और सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और कमिटमेंट शो किया है कि वो जुड़े रहेंगे और मिल करके 2024 का चुनाव लड़ेंगे और चुनौती देंगे भाजपा को, उससे भाजपा में वाकई में लोग फिक्रमंद हो गए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर बहुत ही तीखा कमेंट किया। उनका कहना ये था कि ये करप्ट लोगों का और जातिवादी लोगों का ये सम्मेलन है जो 26 पॉलिटिकल पार्टीज मिली हैं। अब बड़ी विडंबना है, बड़ी अजीब अजीब सी बात लगती है प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके की बात कहना, क्योंकि जहां तक करप्शन का सवाल है, उनके यहाँ वो सारे करप्ट लोग ले लिए गए जिनके खिलाफ तमाम करप्शन के आरोप थे और बीजेपी स्वयं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्वयं उनको जेल भेजने की बात करती थी। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, अजीत पवार, और जब वो अजीत पवार क्रॉसओवर कर गए भाजपा की तरफ तो उनको बड़ा भारी ओहदा दे दिया गया, मंत्री बना दिए गए, बड़े इंपॉर्टेंट विभाग के मंत्री बना दिए गए। अब आप देखिए, जब तक वो विपक्ष में थे तब तक वो करप्ट थे। तो इससे तो साफ हो जाता है कि जहां तक करप्ट की बात कर रहे हैं, वो करप्शन की डेफिनेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो क्या है? विपक्ष वाले सब करप्ट हैं, जो भाजपा में आ गया वो धुल गया, वॉशिंग मशीन में साफ होकर के बिल्कुल सफेद हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही जातिवाद की, उसकी तो खुद ही उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक इनके जिस तरह से बेंगलुरु मीटिंग हो रही थी उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बाकायदा कहा कि उनके तो 26 हैं, हमारे पास 38 पार्टीज जमा हो गई। अब 38 अलग अलग पार्टी, कुछ नेता तो हुए थे जिनके मतलब कुछ जिलेवार पार्टीज हैं, कुछ स्टेट में ये 2-4 जिलों में हैं, इस तरीके से मिला के 38, क्योंकि देश में इतनी सारी पार्टियां हैं नहीं, मतलब जो जिसे पार्टी कहा जा सकता है। अब एक व्यक्ति की पार्टी को भी पार्टी मान लिया जाए, दोनों लोग करते हैं, विपक्ष वाले भी करते हैं, लेकिन 38 का नंबर जो दिया गया वो शायद इस चिंता से दिया गया कि ये राहुल गांधी ने कैसे लोग जमा कर लिए इतने, और आ भी गए। तमाम कोशिश करी सरकार ने कि विपक्ष की एकता पंक्चर हो जाए और कंटिन्यू न कर पाए। तमाम टीवी चैनल्स, जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं नोएडा में बैठे हुए, जो सरकार के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश करी और हर जब भी विपक्ष की एकता की बात हुई तो पहला सवाल पूछा कि नेता कौन है, फेस कौन है, क्योंकि बीजेपी को सूट करता है, मोदी को सूट करता है कि इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हो, जैसी हमारी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री उस तरीके से ना हो, तो किसी एक व्यक्ति विशेष का चेहरा लेकर के। तो जाहिर है कि जब विपक्ष की डिफरेंट पार्टीज जुड़ेंगी तो वहां पे एक चेहरा पे कंसेंसस होने में वक्त लगेगा, लेकिन पहले ही चैनल्स कुछ कह, जब चेहरा नहीं है तो फिर कैसे लड़ पाएंगे मोदी से, मोदी के टक्कर में कौन है, इस तरीके की बातें होती रही। फिर भी जो है आज उन्हें चिंता हो गई, और ये बात जो है सोचने वाली है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, उनके टॉप नेता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है, अब वो क्या हुआ स्लोगन का? अब 38 लोगों को जमा करने की क्या जरूरत होगी? 38 पार्टियां, सो कॉल्ड पार्टियां। अगर एक अकेले मोदी भारी हैं तो फिर क्या जरूरत है बाकियों की? वो लोग क्या कोई आसपास कहीं मोदी के स्टेचर के आसपास है? इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी का जो जितना टॉल पॉलिटिकल स्टैचर है और ऑरा है पब्लिक के ऊपर, जितना उनका इंप्रेशन है, जिनका जादू है, वो किसी दूसरे नेता के पास नहीं। इसमें कोई, भारत में कोई दूसरा नेता नहीं इस वक्त। और यही वजह है कि उनकी बात को कभी कभी गलत भी हो जाती है, इनकरेक्ट भी हो जाती है, फैक्चुअली रॉन्ग भी हो जाती है, लेकिन सब लोग उसी को मानते हैं। ऐसी चीज एक लेवल एक्वायर कर लेना कोई मामूली बात नहीं। फिर भी 38 पार्टियों की जरूरत पड़ रही है और जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारे पास नंबर ज्यादा है, उनके पास 26 है तो हमारे पास 38। बड़ा अजीब लगता है। ये सब दर्शाता है क्या कि कहीं ना कहीं डीप डाउन फिक्रमंद हैं
कि ये राहुल गांधी ये क्या पप्पू था, ये क्या कर डाला, ये तो बड़ी मुश्किल क्रिएट कर दे रहा, और ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सारी उस तरीके की चीजें कर रहा है राहुल गांधी जिसकी बीजेपी उम्मीद नहीं करती। अब विपक्षी एकता को लेकर के जिस तरह उन्होंने एक्रोनिम बनाया है इंडिया, उस ग्रुप का, उसको जो है बीजेपी ने शायद सोचा नहीं होगा। अब उनके लिए फिक्र की बात हो गई, क्योंकि वो एनडीए है। अब वो कैसे कहेंगे कि हम इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि एक्रोनिम है। एक्रोनिम में महारत हासिल थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब उन्हीं के गेम में उनके लिए मुश्किल आन पड़ी। वैसे ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया जिसके ज़रिए से उन्होंने 2014 में अपनी ज़बरदस्त जीत हासिल करी थी और उसके बाद उसको सस्टेन किया 2019 में, वो सोशल मीडिया जिसके ऊपर पूरा उनका वर्चस्व था, आज की डेट में और एक्सपैंड करके नए नए सोशल मीडिया जो क्रिएट हो गए हैं, उनमें तमाम ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी का जादू नहीं चलता है। और वहां ऐसे भी ग्रुप्स हो गए हैं जिसमें सवाल पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब इसकी तो तैयारी करी नहीं थी। सवाल पूछने वाली प्रवृत्ति जो है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए सवाल पूछना डेमोक्रेटिक अप्रोच है, और डेमोक्रेटिक अप्रोच वाले जो पार्टियां नहीं होती हैं उनमें सवाल पूछने को बड़ा भारी जुर्म माना जाता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल इस कदर पूछे जा रहे हैं कि मुश्किल हो गई है। और ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले तो हैं राहुल गांधी, और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो फिक्र की बात है, चिंता की बात है, और चिंता दिखने लगी है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि अगर किसी प्रकार का डर नहीं होता राहुल गांधी का, तो इस तरीके की ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये शायद ना होती। तो फिक्र की बात है बीजेपी के लिए, और चिंता का विषय भी है। और चिंता सारी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का डर सताता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।